जय हिंद। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशंस में खत्म कर दी थी। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक और नया चैप्टर। चैप्टर टाइटल्ड है इंडियन लिटरेचर। इंडियन लिटरेचर की कहानी क्या रही है उस सब के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। लिटरेचर का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या कहता है उस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट लिटरेचर इन एंशिएंट इंडिया के बारे में। एंशिएंट इंडिया में लिटरेचर की कहानी क्या रही उस सब के बारे में अब हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। और लिटरेचर इन एंशिएंट इंडिया के अंदर ही हम बात करेंगे वेदास के बारे में, हम पढ़ेंगे अपने वेदों के बारे में। आज की बातचीत हम शुरू करें उससे पहले एक एडवाइस है। हमारे एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया के सेशंस ऑलरेडी चल रहे हैं और कोइंसिडेंस कुछ ऐसा हुआ है कि एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया में रिसेंटली हमने बात की थी वैदिक एज के बारे में। एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया में जो आने वाला चैप्टर है वो है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। आर्ट एंड कल्चर के सेशंस में अभी रिसेंटली हमने बुद्धिज्म एंड जैनिज्म को खत्म किया है और आर्ट एंड कल्चर के सेशंस में आज से हम शुरू कर रहे हैं लिटरेचर इन एंशिएंट इंडिया की बातचीत, जहां पे हम बात करेंगे अपने वेदास के बारे में। अब अगर आप दोनों के सेशंस को देखोगे तो एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया वाले जो सेशंस हैं वहां पे कुछ चीजें एक्स्ट्रा दी गई हैं जो कि एंशिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आर्ट एंड कल्चर वाले अगर सेशंस देखोगे तो यहाँ पे कुछ चीजें एक्स्ट्रा दी गई हैं जो कि आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप क्या कर सकते हो, टाइम तो लग ही रहा है, सेशंस तो अपन देख ही रहे हैं, तो बेटर क्या है कि इन दोनों सेशंस को इंटीग्रेट करो। इन दोनों सेशंस को इंटीग्रेट करके अपने नोट्स बनाओ। एक बार की मेहनत है। देखो एंशिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, देखो आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज कहाँ पे एक्स्ट्रा दी गई है, और सबको इंटीग्रेट करके अपने कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाओ एक बार में, ताकि बार बार आपको इधर उधर भागने की जरूरत ना पड़े। और बढ़िया कोइंसिडेंट है, कुछ इस तरीके से हमारे लेक्चर्स दोनों सब्जेक्ट्स के अलाइन हो रहे हैं कि पैरेलल आ रहे हैं, एकदम एक दूसरे के साथ साथ आ रहे हैं, तो साथ के साथ निपटाते जाओ। बाकी आपकी इच्छा है, लेकिन हाँ मेरा एडवाइस ये है कि अगर चीजों को कॉम्प्रिहेंसिव रखना है और सिर्फ एक बार मेहनत करनी है तो दोनों के लेक्चर्स को देखना, दोनों में जो भी चीजें एक्स्ट्रा हैं उनको अपने नोट्स में इंटीग्रेट करते जाना और पूरा कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाना। अच्छा, अब शुरू करते हैं आज की बातचीत। ये जो टर्म है लिटरेचर, जो कि आमतौर पर हमें सुनाई देता है, ये आया है एक लैटिन वर्ड से, और वो लैटिन वर्ड क्या है, उसको भी लिटरेचर ही बुलाया जाता है। लिटरेचर ये जो टर्म है ये आया एक लैटिन वर्ड लिटरेचर से, और ये जो लैटिन वर्ड है लिटरेचर, इसका लिटिल मीनिंग होता है राइटिंग फॉर्म्ड विद लेटर्स। लेटर्स के थ्रू जो राइटिंग फॉर्म होती है उसको बुलाया जाता है लिटरेचर, जो कि एक लैटिन वर्ड है, और इस लैटिन वर्ड से टर्म आया है लिटरेचर। बेसिकली लिटरेचर इज एनी फॉर्म ऑफ राइटिंग दैट इज सम लिटरेरी मेरिट। कोई भी ऐसी फॉर्म ऑफ राइटिंग जिसमें कुछ लिटरेरी मेरिट हो उसे बुलाया जाता है लिटरेचर। और लिटरेचर को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करके देखा जाता है, दो कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जाता है। कौन कौन सी दो कैटेगरीज हैं? एक फिक्शन इमेजिनरी और दूसरी नॉन फिक्शन फैक्चुअल। दो तरीके से डिवाइड करके और देखा जा सकता है लिटरेचर को, एक पोइट्री कविता और दूसरा प्रोज गद्य। ये मोटा मोटा इंट्रोडक्शन है लिटरेचर का। अच्छा, ये जो राइटिंग है, ये जो लिटरेचर है, ये जो लैंग्वेज है, ये तो बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है, लेकिन लैंग्वेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिग्निफिकेंटली देखने को मिला 18th सेंचुरी में। ये जो लैंग्वेज है, ये जो राइटिंग्स हैं, ये जो लिटरेचर है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंटली देखने को मिला 18th सेंचुरी में। और 18th सेंचुरी में ऐसा क्या हुआ? 18th सेंचुरी में शुरुआत हुई डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी की। इससे पहले तक सब कुछ हाथ से लिखा जाता था, हाथ से लिखने में टाइम लगता था, किताब तैयार होने में टाइम लगता था। लेकिन 18th सेंचुरी में जब प्रिंट टेक्नोलॉजी आई तो जो बुक्स हैं उनको पब्लिश करने की जो रेट है वो थोड़ी फास्ट हो गई। अब ज्यादा बुक्स को पब्लिश किया जा सकता था, और इसकी वजह से लैंग्वेज जो है वो लंबे चौड़े एरिया तक, देश दुनिया तक फैलेगी। लैंग्वेज का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा, लिटरेचर का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा, राइटिंग्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा।
और करंट फेज की अगर बात करें तो आज की डेट में तो इलेक्ट्रॉनिक लिटरेचर इज ऑन द सेंटर स्टेज। हम सब लोग अब तो किताबें भी फोन पे पढ़ते हैं, अपने पीसी में पढ़ते हैं, अपने आईपैड पे पढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक लिटरेचर इज ऑन द सेंटर स्टेज। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो इंडिया में 4 मेजर स्पीच ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। 4 मेजर स्पीच ग्रुप्स इंडिया में देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एक ऑस्ट्रिक, दूसरा द्रविडियन, तीसरा सिनो तिब्बतन और चौथा इंडो यूरोपियन। इन चारों मेजर स्पीच ग्रुप्स के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। एंड संस्कृत इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, जो कि इस इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली को बिलोंग करती है। इसके बारे में भी ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन। इस बेसिक इंट्रोडक्शन में रटने जैसा कुछ है ही नहीं, बेसिक सी बातचीत है, आपको ऑलरेडी याद हो गई होगी। अब बात आती है लिटरेचर इन एंशिएंट इंडिया के बारे में, और यहां से जो भी चीजें हम पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में वो सब इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हर साल यूपीएससी प्रीलिम्स में कोई राइटिंग के बारे में पूछ लिया जाएगा, किसी वर्क के बारे में पूछ लिया जाएगा, किसी किताब के बारे में पूछ लिया जाएगा, तो लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लिटरेचर इन एंशिएंट इंडिया के बारे में। एंशिएंट इंडिया के दौर में जो सबसे पॉपुलर काम किया गया वो लिखे गए हमारे वेद, हमारे वेदास, विच आर सेक्रेड रिलीजियस टेक्स्ट। वेदास के अलावा कई सारे एपिक्स भी लिखे गए और बहुत सारा लिरिकल कामकाज भी किया गया, और अलग अलग लैंग्वेज में ये कामकाज देखने को मिलता है। जैसे संस्कृत में लिखे गए, प्राकृत में कामकाज देखने को मिलता है, पाली में कामकाज देखने को मिलता है, अर्ध मगधी में कामकाज देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, एंशिएंट इंडिया के दौरान जो सबसे पॉपुलर वर्क किया गया वो लिखे गए हमारे वेदास। और ये जो वैदिक लिटरेचर है इसको ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जाता है। वैदिक लिटरेचर को ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जाता है। कौन कौन सी 2 ब्रॉड कैटेगरीज हैं? एक श्रुति और एक स्मृति। श्रुति का मतलब होता है द वन विच इज हर्ड। ये जो श्रुतिज हैं इनको कई जनरेशंस तक सिर्फ सुना गया, ओरली ट्रांसमिट किया गया, और फिर एक दौर आया जब इनको कंपाइल करने की शुरुआत की गई। तो ये जो वैदिक लिटरेचर है इसको ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करके देखा जाता है, एक श्रुति और दूसरा स्मृति। श्रुतिज के अंदर क्या क्या आते हैं? जो हिंदुइज्म के सेक्रेड टेक्स्ट हैं, जैसे हमारे वेदास हैं, जैसे हमारे ब्राह्मणास हैं, जैसे हमारे अरण्यक्स हैं, उपनिषद्स हैं, ये सब किसका पार्ट है? श्रुति का पार्ट है। इनिशियली इनको सिर्फ सुना गया, इनिशियली इनको सिर्फ ओरली ट्रांसमिट किया गया, लोग याद करते थे, और याद करने के बाद अगली जनरेशन तक ये जानकारी, ये जो हमारे वेदास हैं, ये जो हमारे ब्राह्मणास हैं, इनके बारे में नॉलेज को ट्रांसमिट करते थे। बहुत बाद में इनको कंपाइल किया गया। और दूसरा स्मृति। स्मृति का मतलब विच इज रिमेम्बर्ड। स्मृति के अंदर क्लासिक संस्कृत लिटरेचर का खूब सारा कलेक्शन देखने को मिलता है। स्मृति के अंदर बात की जाती है वेदांग के बारे में, लिम्स ऑफ वेदास के बारे में, बात की जाती है धर्मशास्त्र के बारे में, बात की जाती है शाद दर्शन के बारे में, बात की जाती है पुराण के बारे में, इतिहास के बारे में, उपवेदास के बारे में, महाकाव्य के बारे में। इन सभी चीजों के बारे में एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया के सेशंस में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, यहां भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं पहले ही बोल चुका हूं दोनों चीजों को इंटीग्रेट करते हुए चलना, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो कॉम्प्रिहेंसिव हो। सवाल आता है वेदास के बारे में। एंशिएंट इंडिया में जो सबसे पॉपुलर काम किया गया वो क्या था? हमारे वेद लिखे गए। ये जो टर्म है वेद, ये आता है एक रूट वर्ड विद से, और विद का मतलब क्या होता है? विद का मतलब होता है टू नो। ये जो टर्म है वेद, ये आता है एक रूट वर्ड विद से, और विद का मतलब क्या होता है? विद का मतलब होता है टू नो, विच मीन्स ये जो वेदास हैं इनका सिग्निफिकेंटली मीनिंग क्या होता है? इनका सिग्निफिकेंटली मीनिंग होता है नॉलेज। ये जो हमारे वेद हैं ये प्रोवाइड करते हैं मैनकाइंड के लिए नॉलेज अबाउट हाउ टू कंडक्ट देयर एंटायर लाइफ। हमें अपने जीवन में कैसा आचरण करना चाहिए, जीवन किस तरीके से जीना चाहिए, उसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड की गई है, उसके बारे में जानकारी प्रोवाइड की गई है हमारे वेदास के अंदर। और ऐसा माना जाता है कि ये जो हमारे वेदास हैं ये अपौरुषेय हैं। अपौरुषेय हैं इसका मतलब क्या है? दे आर नॉट क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग।
ऐसा माना जाता है कि इनका जो ओरिजिन है वो डिवाइन है, किसी इंसान ने, किसी ह्यूमन बीइंग ने इनको तैयार नहीं किया है। ये जो वेदास हैं जब ये लिखे गए तो इनको हाईली पोएटिक फॉर्म में लिखा गया, और जो लैंग्वेज यूज की गई उस लैंग्वेज में खूब सारे सिंबल्स को यूज किया गया, खूब सारे मिथ्स को यूज किया गया। और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि इनिशियली ये जो हमारे वेद हैं इनको ओरली ट्रांसमिट किया गया जनरेशन दर जनरेशन। बहुत आगे जाके लगभग 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी के बीच में इनको कंपाइल किया गया, इनको लिखा गया। हिंदुइज्म में वेदास को सेक्रेड कंसीडर किया जाता है। क्यों सेक्रेड कंसीडर किया जाता है? एक तो ऐसा माना जाता है कि इनका जो ओरिजिन है वो डिवाइन है, खुद भगवान ने, खुद देवताओं ने इनके बारे में बताया है। दूसरा, ये जो हमारे वेद हैं ये पूरे के पूरे यूनिवर्स को, और इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी लोग रहते हैं उनको एक बिग फैमिली के जैसे देखते हैं। बात की गई है ना वासुदेव कुटुंबकम के बारे में, तो एक बड़े फैमिली के जैसे इस पूरे यूनिवर्स को, इस पूरे यूनिवर्स के इनहेबिटेंट्स को देखा जाता है हमारे वेदों के अंदर। 4 मेजर वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऐसा माना जाता है कि इनका डिवाइन ओरिजिन है और इनको ऋषिज ने लिखा या वैदिक सीयर्स ने लिखा। ऐसे लोग जो कि फ्यूचर को देख सकते थे, जिनमें कुछ दैविक शक्तियां हुआ करती थी, जो कि शायद देवताओं के बराबर होते थे, जो कि शायद कुछ हद तक भगवान के बराबर होते थे। उन्होंने इनको ट्रांसमिट किया और फिर इनको ऋषिज ने लिखा। जितने भी हमारे वेद हैं उनमें इंपॉर्टेंस देखने को मिलती है यज्ञ की, उनमें इंपॉर्टेंस देखने को मिलती है सेक्रीफाइस की। बहुत सारे सेक्रीफाइसेस की बात की गई है हमारे वेदों के अंदर। और जो वेदास हैं हमारे, इनमें ब्राह्मणास देखने को मिलते हैं, उपनिषद देखने को मिलते हैं और आर्यंस देखने को मिलते हैं। वेद के 4 कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। एक चौथा कंपोनेंट समितास भी होता है। तो 4 कंपोनेंट्स में एक समितास, एक ब्राह्मणास, एक उपनिषद और एक आर्यंस, ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं हर एक वेद के। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। देखो, एक तो ये याद रखो कि ये जो टर्म है वेद, ये आता है रूट वर्ड विद से, और विद का मतलब होता है टू नो। बेसिकली वेद, ये जो टर्म है ये सिग्निफाई करता है नॉलेज को। ये जो हमारे वेद हैं इनको अपरुषेय माना जाता है, इनका ओरिजिन डिवाइन माना जाता है। इनिशियली इनको ओरली ट्रांसमिट किया गया, लगभग 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी के बीच में इनको कंपाइल किया गया। हिंदुइज्म में इनको सेक्रेड कंसीडर किया जाता है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऐसा माना जाता है कि इनको लिखा गया बाय द ऋषिज, बाय द वैदिक सीयर्स। ये जो वेदास हैं इनमें इंपॉर्टेंस दी गई है यज्ञ को, इनमें इंपॉर्टेंस दी गई है सेक्रीफाइस को। और हर एक वेद के 4 कंपोनेंट्स देखने मिलते हैं, एक समितास, एक ब्राह्मणास, एक उपनिषद और एक आर्यंस। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। होपफुली यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। हम आगे बढ़े उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हो, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, 4 मेजर वेद है हमारे। सबसे पहले हम बात करेंगे ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट वेद, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। और ऋग्वेद में 1028 संस्कृत हाइम्स देखने को मिलते हैं। ऋग्वेद में 1028 संस्कृत हाइम्स देखने को मिलते हैं और ओल्डेस्ट वेद है हमारा। ये जो ऋग्वेद है इसको कंपाइल किया गया 1500 से लेके लगभग 1000 बीसी के आसपास में। ये जो ऋग्वेद है इसको कंपाइल किया गया। ये जो ऋग्वेद है इसमें टोटल 10 बुक्स देखने को मिलती हैं। ये जो 10 बुक्स हैं इनको क्या बुलाया जाता है? इनको मंडल्स बुलाया जाता है। तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल्स देखने को मिलते हैं और हर एक मंडल में बहुत सारे सुक्ताज हैं, या फिर ये कहें कि हर एक मंडल में बहुत सारे हाइम्स हैं। ये जो हाइम्स हैं ये यूजुअली बात करते हैं
सेक्रीफाइजल पर्पस के बारे में है। ये जो हाइम्स हैं ये लाइफ के बारे में है, डेथ के बारे में है, क्रिएशन के बारे में है, सेक्रीफाइस के बारे में है। और इनका पर्पस क्या है? इनका पर्पस है गॉडली प्लेजर को सीख करना, इनका पर्पस है सोम को सीख करना। बेसिकली वर्ल्डली प्रॉस्पेरिटी और नेचुरल ब्यूटी के ऊपर फोकस किया गया है इन हाइम्स के अंदर। ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट वेद। ऋग्वेद में 1028 संस्कृत हाइम्स देखने को मिलते हैं। 10 मंडल्स हैं इस ऋग्वेद में, 10 बुक्स हैं, और हर एक बुक में बहुत सारे सुक्तास देखने को मिलते हैं, बहुत सारे हाइम्स देखने को मिलते हैं। ऋग्वेद के अंदर जो चीफ डीटी हैं, जो सबसे बड़े भगवान हैं, वो है लॉर्ड इंद्र। इंद्र जो है वो सबसे बड़े भगवान है। लॉर्ड इंद्र के अलावा कुछ और भी प्रोमिनेंट गॉड्स देखने को मिलते हैं, जैसे अग्नि, गॉड ऑफ फायर, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट भगवान है। वरुण, गॉड ऑफ वाटर, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट भगवान है। फिर रुद्र, जिनको गॉड ऑफ विंड या गॉड ऑफ स्टॉर्म कहा जाता है। आदित्य, आदित्य इज द फॉर्म ऑफ सन गॉड। वायु, वायु गॉड ऑफ एयर है। और अश्विनी ट्विंस भी देखने को मिलते हैं ऋग्वेद के अंदर। कुछ गॉडेसेस का भी मेंशन देखने को मिलता है। उषा, जो कि गॉडेस ऑफ डॉन है। पृथ्वी, जो कि गॉडेस ऑफ अर्थ है। वाक, जो कि गॉडेस ऑफ स्पीच है। इन सब का भी मेंशन ऋग्वेद में देखने को मिलता है। लेकिन ऋग्वेद के अंदर जो चीफ डीटी है वो कौन है? वो है लॉर्ड इंद्र। ये जो ऋग्वेदिक हाइम्स हैं, इनको रिसाइट किया जाता था कुछ सेजेस के द्वारा, कुछ संतों के द्वारा। उन संतों को क्या बुलाया जाता था? उनको होत्री सेजेस बुलाया जाता था। क्या बुलाया जाता था? होत्री सेजेस बुलाया जाता था। अच्छा, 10 बुक्स हैं, 10 मंडल्स हैं इस ऋग्वेद में। जो मंडल थर्ड है, जो तीसरी बुक है, उसमें गायत्री मंत्र देखने को मिलता है। जो हमारा गायत्री मंत्र है वो पहली बार कहां पे देखने को मिलता है? इस मंडल थर्ड में, बुक थर्ड ऑफ ऋग्वेद में देखने को मिलता है। जो मंडल 9 है वो पूरी तरीके से डेडिकेटेड है सोम के लिए। सोम सेक्रेड पोशन हुआ करता था, सेक्रेड लिक्विड हुआ करता था। इस सोम के लिए पूरे तरीके से डेडिकेटेड है मंडल 9। जो मंडल 10 है उसमें बात की गई है बहुत सारे सुक्तास के बारे में, जैसे नदी स्तुति सुक्ता। ये जो नदी स्तुति सुक्ता है, इसमें जो रिवर्स हैं उनको प्रेस किया गया है। पुरुष सुक्ता, पुरुष सुक्ता जो है वो वैदिक सोशियोलॉजी के बारे में बात करता है। और पुरुष सुक्ता के बारे में एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया के लेक्चर्स में हमने पढ़ा था। पुरुष सुक्ता वो जगह है जहां पे सबसे पहली बार हमारा जो वर्ण सिस्टम है उसका ओरिजिन देखने को मिलता है। फिर नसादिया सुक्ता, ये जो नसादिया सुक्ता है इसमें क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में बात की गई है। सूर्य सुक्ता, ये जो सूर्य सुक्ता है इसमें मैरिज हाइम्स के बारे में बात की गई है। खूब सारे डेथ हाइम्स भी देखने को मिलते हैं। अच्छा, टोटल 10 किताबें हैं, टोटल 10 मंडल्स हैं इस ऋग्वेद में। जो सबसे यंगेस्ट हैं और लार्जेस्ट हैं वो है मंडल 1 और मंडल 10। या फिर हम ये कहें कि इस ऋग्वेद के अंदर सबसे लास्ट में जो मंडल्स ऐड किए गए वो कौन से हैं? वो है मंडल 1 और मंडल 10। जो सबसे पुराने मंडल्स हैं और शॉर्टेस्ट हैं, इस ऋग्वेद की जो सबसे पुरानी किताबें हैं और शॉर्टेस्ट हैं, वो है बुक सेकंड से लेके बुक 7th तक। बुक सेकंड से लेके बुक 7th तक ओल्डेस्ट मंडल्स हैं इस ऋग्वेद के। और बाकी जो बुक 8 है और जो बुक 9 है वो मिक्स्ड एजेस को बिलोंग करती है, मतलब ओल्डेस्ट के बाद में ऐड किया गया लेकिन यंगेस्ट से पहले ऐड कर दिया गया था। अच्छा, ये जो 6 मंडल्स हैं बुक सेकंड से लेके बुक 7th तक, ये जो 6 मंडल्स हैं इनको गोत्र भी बुलाया जाता है, इनको वामशा मंडल भी बुलाया जाता है, इनको कुल ग्रंथ भी बुलाया जाता है, इनको इंग्लिश में फैमिली बुक्स भी बुलाया जाता है। और इनको इंग्लिश में फैमिली बुक्स या कुल ग्रंथ इनको क्यों बुलाया जाता है उसके बारे में हमने बात की है एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया के लेक्चर्स में। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इंटीग्रेट करो चीजों को। ये तो मैं यही बता दूंगा कुल ग्रंथ क्यों बुलाया जाता है, बिकॉज ऐसा माना जाता है कि ये जो बुक है बुक 2 से लेके 7 तक, ये जो 6 मंडल्स हैं इनको कुछ पर्टिकुलर फैमिलीज के पोएट्स ने या फिर ऋषिज ने लिखा, तो इनको फैमिली बुक्स बुला देते हैं, तो इनको कुल ग्रंथ बुला देते हैं। बटा इंटीग्रेट करते चलना चीजों को, इसलिए बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि एक बार की मेहनत है, मेहनत करना और दोनों लेक्चर्स को
ढंग से इंटीग्रेट करके देखना। ऋग्वेद ऋग्वेद की कहानी सिर्फ इतनी सी है कि एक तो ओल्डेस्ट वेद है, इसमें 10 बुक्स या मंडल्स देखने को मिलते हैं। ये जो 10 बुक्स हैं ये मंडल्स हैं। हर एक मंडल में खूब सारे हाइम्स देखने को मिलते हैं, खूब सारे सुक्तास देखने को मिलते हैं। चीफ डीटी कौन है? लॉर्ड इंद्र जो है वो चीफ डीटी हैं। वैदिक हाइम्स को रिसाइट करने वाले जो सेजेस हैं उनको होत्री सेजेस बुलाया जाता था। मंडल 3 में बात की गई है गायत्री मंत्र के बारे में। मंडल 9 पूरी तरह से सोम के बारे में बात करता है। मंडल 10 में बहुत सारे सुक्तास के बारे में बात की गई है। एक पुरुष सुक्ता जो है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। जो यंगेस्ट है वो है मंडल 1 और 10th। जो बुक 2 से लेके 7 तक है, या ये कहेंगे मंडल 2 से लेके 7 तक है, वो ओल्डेस्ट है। ये जो बुक 2 से लेके 7 तक है, 6 मंडल्स हैं, इनको गोत्र बुलाया जाता है, या इनको वामशा मंडल भी बुलाया जाता है, या इनको कुल ग्रंथ भी बुलाया जाता है, या इनको फैमिली बुक्स भी बुलाया जाता है। इजी और सिंपल सी बातचीत है। फिर इसके बाद यजुर्वेद, और यजुस का मतलब होता है सेक्रीफाइस। यजुस का मतलब क्या होता है? यजुस का मतलब होता है सेक्रीफाइस। ये जो हमारा यजुर्वेद है ये फोकस करता है मंत्रों के ऊपर। मंत्र फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्रीफाइसेस। अलग अलग सेक्रीफाइसेस के लिए अलग अलग मंत्र, अलग अलग रिचुअल्स की बातचीत की गई है इस यजुर्वेद में। तो ये जो हमारा यजुर्वेद है ये बेसिकली सेक्रीफाइजल रिचुअल्स की बातचीत करता है। ये जो हमारा यजुर्वेद है इसके 2 मेजर रिसेंशंस या संहितास कौन कौन से हैं? एक तो है शुक्ल शुक्ल यजुर्वेद, ये जिसको व्हाइट या फिर प्योर यजुर्वेद बुलाया जाता है, या फिर जिसको वाजसेनीय संहिता बुलाया जाता है। और दूसरा कृष्ण कृष्ण यजुर्वेद, जिसको ब्लैक या फिर डार्क यजुर्वेद बुलाया जाता है, इसको तैत्तिरीय संहिता भी बुलाया जाता है। तो 2 मेजर संहिताज यजुर्वेद के कौन कौन से हैं? एक शुक्ल और दूसरा कृष्ण। अच्छा, ऐसा लगता है कि यजुर्वेद के दौरान आयरन की जानकारी थी, कुछ कुछ रेफरेंसेस ऐसे देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद है सामवेद, और ये जो नाम है शामन, शामन का मतलब होता है मेलोडी। ये जो हमारा सामवेद है ये बेसिकली मेलोडी के ऊपर फोकस करता है, ये बेसिकली चैंट्स के ऊपर फोकस करता है। ये जो हमारा सामवेद है इसमें हाइम्स दिए गए हैं, इसमें वर्सेस दिए गए हैं, और इसमें 16,000 राग दिए गए हैं, म्यूजिकल नोट्स दिए गए हैं, रागिनीज दी गई हैं। जो ध्रुपद राग है उसकी भी बातचीत इसी सामवेद में की गई है। तो ये जो सामवेद है इसको बुक ऑफ चेंट्स भी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? बुक ऑफ चेंट्स भी बुलाया जाता है। इसमें 1875 हाइम्स देखने को मिलती हैं, बट हिस्टोरियंस ये आर्ग्यू करते हैं कि 75 जो हैं वो ओरिजिनल हैं, और बाकी जो हैं वो ऋग्वेद की शकल ब्रांच से ली गई हैं। अच्छा, ये जो सामवेद है इसके हाइम्स को जो सेजेस रिसाइट करते थे उनको उदगत्री सेजेस बुलाया जाता था। क्या बुलाया जाता था? उदगत्री सेजेस बुलाया जाता था। बेहद सिंपल। अच्छा, ऋग्वेद को, सामवेद को और यजुर्वेद को, इन तीनों को कलेक्टिवली एक साथ क्या बुलाया जाता है? त्रयी विद्या या त्रयी विद्या बुलाया जाता है। त्रयी विद्या का मतलब ट्रिपल साइंस बुलाया जाता है। तो याद रखना, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इनको कलेक्टिवली क्या बुलाया जाता है? त्रयी विद्या बुलाया जाता है, या त्रयी विद्या बुलाया जाता है, या ट्रिपल साइंस बुलाया जाता है। अच्छा, ये जितने भी हमारे वेद हैं इनके उपवेद भी होते हैं। उपवेदों की बातचीत आएगी आगे चलते हुए, इस चैप्टर में भी आएगी, लेकिन एंशिएंट एंड मेडिवल में एक साथ दिया हुआ है। तो देख लेना, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आप मेहनत कर रहे होगे, मुझे पता है, देख रहे होगे, लेकिन हो सकता है बहुत सारे लोग ध्यान नहीं दे रहे हो कि उधर भी यही चीज चल रही है, इधर भी यही चीज चल रही है। इंटीग्रेट कर लेंगे तो थोड़ा बेहतर रहेगा। और ये मैं आज लास्ट बोल रहा हूँ, तो दिमाग में बिठा लो कि सब जितने भी ऐसे चैप्टर्स आने वाले हैं जो आर्ट एंड कल्चर में भी देखने को मिले और जो एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया में भी देखने को मिलेंगे, उन सबको इंटीग्रेट करते चलना। भले ही एक पेज साइड में जगह छोड़ते चलना अपने नोट्स में, ताकि कुछ नया आए तो उसको ऐड करते चलो। फिर इसके बाद अथर्ववेद। ये जो हमारा अथर्ववेद है इसको ब्रह्मवेद भी बुलाया जाता है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी बुलाया जाता है, और इसको एट्रीब्यूट किया जाता है 2 ऋषिज को, एक अथर्वन और एक अंगिरस। अथर्वन और अंगिरस, इन दोनों ऋषिज को एट्रीब्यूट किया जाता है इस अथर्ववेद को, और इसलिए अथर्ववेद को अथर्व अंगिरस भी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? अथर्व अंगिरस भी बुलाया जाता है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी बुलाया जाता है और अथर्व अंगिरस भी बुलाया जाता है, बिकॉज ये जो अथर्ववेद है इसको एट्रीब्यूट किया जाता है 2 ऋषिज को, एक अथर्वन और एक अंगिरस। ये जो अथर्ववेद है इसमें बात की गई है ब्लैक एंड व्हाइट मैजिक के बारे में,
इसमें बात की गई है हीलिंग के बारे में। इसमें लगभग 99 डिजीजेस के लिए ट्रीटमेंट की बातचीत की गई है। तो काला जादू, व्हाइट मैजिक, ब्लैक मैजिक, उस सब के बारे में बातचीत करता है ये अथर्ववेद। ये जो अथर्ववेद है इसमें 20 खंड देखने को मिलते हैं। 20 खंड मतलब इसमें 20 बुक्स देखने को मिलती हैं। ऐसा माना जाता है कि ये जो अथर्ववेद है इट इज अ नॉन आर्यन वर्क। बाकी जो 3 वेद हैं ऐसा माना जाता है कि वो आर्यंस ने लिखे, लेकिन ये जो अथर्ववेद है ऐसा माना जाता है कि इट इज अ नॉन आर्यन वर्क। वेद सिंपल और इजी सी बातचीत है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनकी कहानी क्या है होपफुली आपको समझ में आई होगी। अच्छा, ये जो हमारे वेद हैं इनको अगर आपको पूरे तरीके से समझना है तो इट इज नेसेसरी टू रीड वेदांग्स। और वेदांग का मतलब क्या होता है? लिम्स ऑफ वेदास। वेदास के लिम्स कहे जाते हैं वेदांग, और ये जो वेदांग्स हैं ये एक तरीके से सप्लीमेंट्री टेक्स्ट हैं जो कि मदद करते हैं वेदों की बेटर अंडरस्टैंडिंग में। ये जो वेदांग हैं ये लिखे गए सूत्रों की फॉर्म में, और 6 सूत्र देखने को मिलते हैं। कौन कौन से 6 सूत्र देखने को मिलते हैं? एक है शिक्षा। शिक्षा का मतलब फोनेटिक्स, शिक्षा का मतलब साउंड, शिक्षा का मतलब नॉलेज। दूसरा है कल्प। कल्प का मतलब होता है रिचुअलिस्टिक साइंस। जो रिचुअलिस्टिक साइंस है उसकी बात की गई है कल्प में। तीसरा है ज्योतिष। ज्योतिष का मतलब होता है एस्ट्रोनॉमी। चौथा है व्याकरण। व्याकरण का मतलब होता है ग्रामर। पांचवा है निरुक्ता। निरुक्ता का मतलब एटिमोलॉजी, ओरिजिन ऑफ द वर्ड, उसको बोलते हैं एटिमोलॉजी, निरुक्ता। और लास्ट है छंद। छंद का मतलब होता है मैट्रिक्स। तो ये जो वेदांग है, दीज वेदांग्स आर द लिम्स ऑफ वेदास, ये सप्लीमेंट्री टेक्स्ट के तौर पे काम करते हैं। अगर हमें वेदास को पूरे तरीके से समझना है तो इन वेदांग्स को पढ़ना भी जरूरी है। और ये जो वेदांग हैं ये सूत्रों के फॉर्म में लिखे गए हैं, और 6 सूत्र देखने को मिलते हैं। कौन कौन से 6 सूत्र देखने को मिलते हैं? एक है शिक्षा, फोनेटिक्स। दूसरा कल्प, रिचुअलिस्टिक साइंस। तीसरा ज्योतिष, एस्ट्रोनॉमी। चौथा व्याकरण, ग्रामर। पांचवा निरुक्ता, एटिमोलॉजी। और छठवा छंद, मैट्रिक्स। और इसके साथ वेदों की जो बातचीत है वो खत्म हो गई। अभी एंशिएंट इंडिया में लिटरेचर खूब सारा बचा हुआ है, हम पढ़ेंगे उसके बारे में, लेकिन वेदों की बातचीत खत्म हो गई। इन छोटी छोटी चीजों को दिमाग में रखना, स्पेशली प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिमाग में रखना। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।